डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से क्या प्रयास किए गए। एक्चुअली जब पुराने समय में परंपरागत खेती होती थी, जीवन निर्वाह खेती होती थी, उस समय कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को बहुत कम ऋण दिया जाता था और ज़्यादातर कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की जाती थी। लेकिन जब कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई उसके बाद बैंकों ने कृषि क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवानी शुरू की और धीरे धीरे हरित क्रांति की वजह से और साथ ही साथ कृषकों को जो ऋण की सुविधा उपलब्ध होने लगी उससे कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो हम आज कुछ ऐसे उपाय डिस्कस करेंगे जो वाणिज्यिक बैंक या सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण की संख्या में वृद्धि करने के लिए अपनाए गए थे। एक इसमें सबसे जो पहला उपाय था वो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल्स और बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से क्या तात्पर्य। एक्चुअली भारत को एक नियोजित अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज की रचना करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधारभूत कृषि क्षेत्र में जो आधारभूत सेवा है, ढांचा है, उसका संचालन और सरकार को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सरकार ने दिसंबर 1968 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करने का एक अध्यादेश संसद द्वारा पारित किया गया था। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से अभिप्राय सरकार द्वारा बैंकों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से है, जिससे वाणिज्यिक बैंक अधिक से अधिक सामाजिक हित में कार्य कर सकें। इसके अंतर्गत बैंकों को सरकार की नीति के अनुसार कार्य करना था। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की जो नीति थी उसमें भी परिवर्तन करना था। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण द्वारा उन क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना था जो अब तक उपेक्षित थे, जैसे उदाहरण के तौर पर कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि। इस नीति का उद्देश्य देश के सभी उद्योगों को समान रूप से विकसित करना था। ज़्यादातर पूर्व में जो वाणिज्यिक बैंक थे वो ये जो कृषि क्षेत्र है, लघु उद्योग है या जो कुटीर उद्योग है, इनकी उपेक्षा की जाती थी। लेकिन सरकार ने सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से इनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने की योजना बनाई। अब इसके लाभ क्या थे, सामाजिक नियंत्रण के क्या लाभ हैं? एक तो ये है कि देश के सभी उद्योगों को समान रूप से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, जिससे देश का संतुलित विकास हो सके। दूसरा है देश की जो मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है, उस पर नियंत्रण करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना और एक ये कह सकते हैं कि सट्टेबाजी के कार्यों के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर पाबंदी लगाना। इसी कड़ी में इसके साथ साथ जो सेकंड स्टेप गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया, सरकार द्वारा उठाया गया, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। सरकार द्वारा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करने के उपरांत भी वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता नहीं प्रदान की थी। इसका जो प्रमुख कारण है वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो उद्योगपति थे या जो व्यापारी थे उनके बीच ज़्यादा उनका तालमेल था और कृषि या कुटीर उद्योग या जो लघु उद्योग थे उनकी जनरली उनके द्वारा उपेक्षा की जाती थी। बैंकों का जो सामाजिक नियंत्रण है वो भले ही अपने आप में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने कृषि, लघु, कुटीर उद्योगों की ऋण की बड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य है कि बैंकों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न रखकर सरकार के सीधे नियंत्रण में रखना तथा बैंकों का कार्य संचालन सरकार की नीति के अनुसार करने से है। इसी
योजना के तहत राष्ट्रीयकरण नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा की गई। इस अध्यादेश ने 9 अगस्त 1969 को कानून का रूप धारण कर लिया। अध्यादेश द्वारा देश के उन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी 31 दिसंबर 1968 को जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी और इन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास समूचे बैंकिंग क्षेत्र की 58% जमा राशि थी। जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे 14, उनमें जो शामिल थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक्स, कैनरा बैंक्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक एवं बैंक एवं ऑफ महाराष्ट्र इसमें शामिल थे। फिर सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। ये जो बैंक थे वो विजया बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल कमर्शियल बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एवं न्यू बैंक ऑफ इंडिया है। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत किए गए बैंकों की संख्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं उसके सहायक बैंकों के अतिरिक्त 20 हो गई थी। 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है वो 20 से घटकर 19 रह गई थी। वर्तमान सरकार है उसने जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, वाणिज्यिक बैंक हैं, यानी अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो बैंकों के साथ 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की घोषणा की थी। इसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई है और ये जो नया समायोजन है ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। एक्चुअली जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उसका उद्देश्य या उसकी जो प्रगति का संक्षिप्त विवरण हम ये कहें कि एक तो बैंक की शाखाओं में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हुआ है, बैंक की जमा एवं ऋण राशि में भी विस्तार हुआ है, ऋण प्राप्तकर्ता एवं धन जमाकर्ताओं की संख्या में भी विस्तार हुआ है और प्राथमिकता के जो क्षेत्र थे जिनकी उपेक्षा की गई थी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऋण की सुविधाएं उनको मिलने लगी थी। अब एक बात ये आती है कि ज़्यादातर जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे या जो वाणिज्यिक बैंक थे या जो सरकारी बैंक थे उन्होंने कृषि क्षेत्र को क्यों उपेक्षित रख रखा था, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही थी। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो कृषि क्षेत्र में परियोजनाओं के चुनाव से संबंधित समस्याएं आती थी, यानी कौन किस उत्पादन कार्य से संबंधित विभिन्न जो योजनाएं थी या कृषि विकास हेतु जो पूंजी निवेश की योजना या आधारभूत संरचना के विकास की योजनाएं किसको प्राथमिकता दी जाए। सेकंड ये था कि बैंकों के पास उस समय जो कृषि ऋण विस्तार के लिए आवश्यक वित्त की कमी भी थी क्योंकि बैंकों का ट्रांजैक्शन भी बहुत कम होता था। एक ये था कि कृषकों को ऋण स्वीकृत करने में समस्याएं आती थी। एक तो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव पाया जाता था, दूसरा जो बैंक कर्मचारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में रुचि नहीं लेते थे, तीसरा कृषकों के पास जो भू अभिलेख है या जो स्वामित्व के सभी सही अभिलेख हैं या रिकॉर्ड हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तीसरा ये कि जो भूमि बंधक बनाते थे प्रतिभूति के रूप में उसमें टाइम लगता था, और चौथा जो कानूनी परेशानियां आती थी यानी कुछ कानूनी अड़चनों को जैसे भूमि को संस्था के नाम हस्तांतरण करने पर रोक होना, पुराने ऋण के वसूली से छुटकारा दिलाने के नियमों में साहूकार एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण में अंतर नहीं होना, ये बहुत सी ऐसी जो कानूनी परेशानियां थी जिसकी वजह से भी बैंकों को समस्या आई। एक सबसे बड़ी ये थी कि जो ऋण वसूली की समस्याएं क्या थी, ऋण वसूल नहीं हो पाता था बैंकों से। एक तो ठोस कृषि ऋण नीति का नहीं होना, दूसरा निरीक्षण का अभाव था इसमें,
तीसरा जो कृषि उत्पादन है वो प्राकृतिक, ये जलवायु संबंधी उस पर निर्भर रहता है, तो फसल उत्पादन वो प्रभावित होता रहता था। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता था। एक ये भी है कि वाणिज्यिक बैंकों और जो दूसरी संस्थाएं ऋण देती थी उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। तो इस तरह से जो ज़्यादातर है जो बैंकों पर राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात जो समस्याएं आई थी, इसमें एक और जो स्टेप उठाया गया था वो था लीड बैंक स्कीम, अग्रणी बैंक योजना। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत बैंकों को कृषि क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त नियमन समिति के सुझाव पर दिसंबर 1969 में एक अग्रणी बैंक योजना लागू की गई। अग्रणी बैंक योजना देश के 14 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके जो सहायक बैंक था बैंक ऑफ राजस्थान एवं आंध्रा बैंक इसमें सम्मिलित थे। इस योजना के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए कृषि ऋण योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों में जिले निर्धारित किए गए थे, जिससे उन जिलों के सभी कृषकों की ऋण आवश्यकता की पूर्ति कर सके। साथ ही बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में ऋण स्वीकृत करने में शुरू में जो कठिनाइयां आती हैं उनसे वो बच सके। इसके कार्य क्या थे लीड बैंक, उसके बैंकों के कार्य? एक तो जिले में बैंकिंग विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं और साधनों का सर्वेक्षण करना। दूसरा, जिले की औद्योगिक संस्थाओं, कृषकों एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों का सर्वेक्षण करना जो बैंकों के ऋण सुविधा प्राप्त न करके साहूकारों पर निर्भर रहते थे। जिले को प्राथमिक ऋण जो संस्थाओं की जिले की प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं की सहायता करना था। उसमें जिले के कृषकों को ऋण सुविधा एवं अन्य सलाह प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्त करना एवं प्रशिक्षण देना, और जिले में कृषि उत्पादों के विपणन, संग्रहण आदि सुविधाओं के सर्वेक्षण के आधार पर ऋण को विपणन से जोड़ना तथा उत्पादन साधनों की समय समय पर उपलब्धि के लिए विपणन संस्थाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। इसी के तहत और कई योजनाएं हैं वो सरकार द्वारा चलाई गई थी। विलेज एडॉप्शन स्कीम थी, एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी, उसके बाद क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, मल्टी एजेंसी अप्रोच भी अपनाई गई है। एक जो बहुत ही जो उपेक्षित ये कह सकते हैं कि जो गरीब वर्ग है उसको विशेष सुविधा देने के लिए विभेदक ब्याज दर योजना आरंभ की गई। तो इस तरह से सरकार ने बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि कृषि क्षेत्र में ऋण की कोई समस्या नहीं है। कृषक जब भी चाहता है वो बैंक में जाके ऋण सुविधा प्राप्त कर सकता है और अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। केसीसी के माध्यम से किसानों को जो लोन मिलता है वो अल्पकालीन लोन होता है, और उसको जो फसल समाप्ति के पश्चात जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस टाइम उसको वापस जमा करवाना होता है, और फिर वापस 1-2 दिन बाद उस किसान को वो ऋण उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि कृषि ऋण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और सरकार ने भी कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का विस्तार किया है। धन्यवाद।